बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे प्रोजेक्ट ओवरव्यू स्टेटमेंट। आपको याद होगा शुरू में हमने डिस्कस किया था कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की जो प्रोसेस ग्रुप्स हैं उसके अंदर हमने ये फेजेस रखे थे, ये स्टडी किए थे, जिसमें पहला था इनिशिएटिंग, फिर प्लानिंग, एग्जीक्यूटिंग, मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग और क्लोजिंग। यानी कोई भी प्रोजेक्ट शुरू करना है, सबसे पहले उसको इनिशिएट करने के जो स्टेप्स हैं वो देखने हैं कि उसको इनिशिएट करने की एक तो ज़रूरत क्यों है, और दूसरा कुछ गोल्स जो हैं वो उसके अंदर डिफ़ाइन करने हैं इनिशिएटिंग में, कि आपने प्रोजेक्ट अगर शुरू करना है तो क्यों करना है और उसके गोल्स क्या हैं, उसको जब कंप्लीट हो जाएगा तो उसके आउटकम क्या निकलेगा। तो और उसके बाद दूसरा फेज़ है कि उसको फिर डिटेल में प्लान किया जाए, फिर थर्ड है कि उसको एग्जीक्यूट किया जाए बेस्ड ऑन द फर्स्ट टू स्टेप्स, और जैसे वो एग्जीक्यूट हो रहा होगा तो मॉनिटर और कंट्रोल किया जाए साथ साथ, और एंड पे जब वो कंप्लीट हो रहा होगा प्रोजेक्ट तो उस वक्त उसको क्लोज़ कैसे करना है, तो वो आखिरी एक फ़ेज़ है। तो ये जो पहला फ़ेज़ है दैट इज़ इनिशिएटिंग, जो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, उसके अंदर ये चीज़ें सारी इन्वॉल्व होंगी जो आज हम स्टडी करेंगे। तो उस सारे सिलसिले को हम यहाँ पे प्रोजेक्ट ओवरव्यू स्टेटमेंट के अंदर डिफ़ाइन कर सकते हैं कि जो प्रोजेक्ट ओवरव्यू स्टेटमेंट बनेगी बेसिकली वो इनिशिएटिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है। यानी कोई भी प्रोजेक्ट इनिशिएट किया जाएगा तो उसके लिए प्रोजेक्ट ओवरव्यू स्टेटमेंट तैयार की जाएगी। तो प्रोजेक्ट ओवरव्यू स्टेटमेंट के अंदर प्रॉब्लम या अपॉर्चुनिटी स्टेटमेंट जो है वो सबसे पहले बनाई जाएगी, कि कोई भी प्रोजेक्ट अगर शुरू करना है तो वो बेसिकली किसी वजह से शुरू हो रहा है, कि या तो कोई मसला था जिसको सॉल्व करने के लिए ये प्रोजेक्ट शुरू किया जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल कहीं पे किसी जगह पे कोई ट्रैफिक जैम है तो वो एक प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है, जिसको ख़त्म करने के लिए, सॉल्व करने के लिए हो सकता है कि कोई फ्लाईओवर या अंडरपास या कोई डाइवर्जन क्रिएट की जाए या कोई न्यू रोड क्रिएट की जाए, तो ट्रैफिक जैम को जो कि एक प्रॉब्लम है उसको सॉल्व किया जाए। या फिर ये है कि कोई अपॉर्चुनिटी है जिसको गेन अटेन करने के लिए, कि आपको लगता है कि ये काम करने में कोई फ़ायदा होगा, कोई नया कोई चीज़ मिलेगी उसके अंदर से, तो आप कोई एक प्रोजेक्ट शुरू कर सकते हैं। जैसे हो सकता है कि कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट कहीं पे बन रहा है, कोई बिज़नेस के लिए कोई बिल्डिंग बन रही है, कोई प्लाज़ा बन रहा है, कोई ऐसी जगह जो कमर्शियली यूज़ हो सकती है, जो फारिग पड़ी हुई है उसको आप कमर्शियली यूज़ कर सकते हैं, तो हो सकता है कि आप एक नया प्रोजेक्ट शुरू कर दें। फॉर एग्ज़ाम्पल ज़राई ज़मीन है, उसके ऊपर आपको लगता है कि इतनी अच्छी इनकम नहीं आ रही, हो सकता है कि कोई लोग इन्वेस्ट करके तो उसको एक हाउसिंग सोसाइटी बना सकते हैं। तो वो अपॉर्चुनिटी देखते हैं कि अगर हम इसको हाउसिंग सोसाइटी बनाएंगे तो हमें ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। तो यानी प्रॉब्लम या अपॉर्चुनिटी को गेन करने के लिए कोई प्रोजेक्ट शुरू किया जा सकता है। तो वो जो प्रॉब्लम है या जो अपॉर्चुनिटी है उसको स्टेट करना, वो इस स्टेटमेंट के अंदर आएगा। और इसी तरह जब वो हो जाएगी तो फिर उसका कोई कोई गोल्स डिफ़ाइन किए जाएंगे, ऑब्जेक्टिव्स बताए जाएंगे कि अगर हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने लगे हैं तो हमने इसको सॉल्व करने के बाद क्या अटेन करना है एंड पे। और इसी तरह अगर कोई अपॉर्चुनिटी है तो उसको अगर हमने ग्रैब करना है तो हमें मिलेगा क्या, तो वो गोल्स जो हैं वो बताए जाएंगे। और इसी तरह गोल जो है वो एक या एक से ज़्यादा हो सकता है, बट नॉर्मली वो एक होता है, जिसके अंदर आप जनरलाइज तरीके से बता देते हैं कि जो भी प्रोजेक्ट हम शुरू कर रहे हैं उसका एंड रिज़ल्ट क्या बनेगा। जबकि ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो डिटेल में बताते हैं स्पेसिफ़िकली कि आप इस प्रोजेक्ट के साथ क्या क्या चीज़ें अटेन करेंगे। जैसे आज मैंने पहले एग्जांपल ली है कि कोई फ्लाईओवर अगर बनने लगा है तो उसका उसका गोल जो है वो ये हो सकता है कि आप का जो ट्रैफिक कंजेस्शन का प्रॉब्लम है वो सॉल्व होगा। और ऑब्जेक्टिव्स के अंदर आप उसको स्पेसिफिकली बताएंगे कि किस वक्त में कौन सी ट्रैफिक जो है वो वो गुजरेगी, और जिसको ईज़ मिलेगी, कंफर्ट मिलेगा इस प्रोजेक्ट से, और इसके अलावा रेवेन्यू कितना जनरेट होगा। ये सारी चीज़ें जो हैं वो ऑब्जेक्टिव्स के अंदर आप स्पेसिफाई करके, चाहे वो पॉइंट्स की सूरत में या थोड़ा एलेबोरेटेड फॉर्म में, आप उसको स्पेसिफाई करते हैं कि क्या क्या मेजर आउटकम्स जो हैं वो आप
इससे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और फिर है सक्सेस क्राइटेरिया। सक्सेस क्राइटेरिया के अंदर आप बताते हैं, जो ये भी अगेन बहुत स्पेसिफिक होता है कि जो भी आप प्रोजेक्ट शुरू करने लगे हैं, इससे जो हमने ऑब्जेक्टिव्स एक्सपेक्ट किए हैं वो किस हद तक मीट होंगे तो हम कहेंगे कि हम सक्सेसफुल रहे हैं। यानी अगर आप ये कह सकते हैं कि ट्रैफिक कंजेस्शन जो है वो 70 to 80% सॉल्व हो गया वो प्रॉब्लम, तो हम कहेंगे कि हमारा प्रोजेक्ट जो है वो सक्सेसफुल होगा। 100% सॉल्व नॉर्मली नहीं हो सकता, तो आप सक्सेस क्राइटेरिया ही कम रख लेंगे कि हम जो भी प्रोजेक्ट करने लगे हैं इससे 100% सॉल्व नहीं होगा, लेकिन अगर 70% या 80% सॉल्व हो गया हमारा ट्रैफिक कंजेस्शन का प्रॉब्लम, तो हम अपने प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल कहेंगे। और ये जो सक्सेस क्राइटेरिया है वो हमेशा रियलिस्टिक होना चाहिए ताकि आपका प्रोजेक्ट जो है वो बेहतर रिजल्ट्स प्रोड्यूस कर सके। इसके बाद है अजम्पशंस, रिस्क्स एंड ऑब्स्टिकल्स, कि आप जो भी ये जो प्रोजेक्ट ओवरव्यू स्टेटमेंट के अंदर जो भी आप प्रॉब्लम स्टेटमेंट, गोल्स, ऑब्जेक्टिव्स बता रहे हैं और जो सक्सेस क्राइटेरिया बता रहे हैं वो किसी ना किसी अजम्पशन से या रिस्क और ऑब्स्टिकल से लिंक्ड है। ये तीनों डिफरेंट चीज़ें हैं बट इनको एक ही कैटेगरी में यहाँ पे रखा गया। अजम्पशंस यही हो सकती है कि आप जो भी प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं वो आप एक तो जो नोन डाटा है उसके ऊपर शुरू कर रहे हैं, तो अगर आप यही अज्यूम करेंगे कि जब तक ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा तब तक ये डाटा एज इट इज़ रहेगा, कोई नई चीज़ इसके अंदर, कोई सिग्निफिकेंटली न्यू चीज़ इसके अंदर एडअप नहीं होगी। और भी इस तरह की बहुत सी assumptions हो सकती हैं कि जैसे अगर हम इसी की एग्ज़ाम्पल लें, ट्रैफिक कंजेस्शन की एग्ज़ाम्पल लें, तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे और कोई न्यू ट्रैफिक जो है वो नहीं आएगी। जो हमने पिछले 2-3 सालों का डाटा इकट्ठा किया है उसके अंदर सिग्निफिकेंट चेंज जो है वो हमें ट्रैफिक के अंदर नहीं मिलेगा। और ये भी assumption हो सकती है कि हम अगर कोई फ्लाईओवर बना रहे हैं और हमें जगह जो है वो अवेलेबल हो जाएगी, लैंड एक्विजिशन का कोई इशू नहीं होगा, तो ये एक assumption है। और इसी तरह की चीज़ें जो हैं वो रिस्क और ऑब्स्टिकल्स में भी आ सकती हैं, जिसके अंदर ये है कि बहुत सी चीज़ें, जैसे मैंने अभी लैंड एक्विजिशन का कहा है, तो वो एक रिस्क हो सकता है कि अगर वो लैंड एक्वायर ना किया गया तो हमारा जो प्रोजेक्ट है, जो हमने यहाँ पे ऊपर यहाँ पे प्रॉब्लम स्टेटमेंट में गोल्स, ऑब्जेक्टिव्स और सक्सेस क्राइटेरिया में थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है, वो अफेक्ट हो सकता है। तो वो रिस्क भी आप बता देंगे पहले ही, और assumptions और जो भी उसके अंदर रुकावटें आ सकती हैं, ताकि जब भी इस इनिशिएटिंग फेज़ में जो प्रोजेक्ट है उसको डिस्कस किया जाए डिटेल में, तो इन चीज़ों का सलूशन भी देखा जाए कि इसको कैसे साथ ही साथ सॉल्व किया जा सकता है। और ये भी देखा जाए कि जो ये assumptions और रिस्क और ऑब्स्टिकल्स हैं वो किस नौइयत के हैं और वो कितने सीरियस हैं। जितना कोई ज़्यादा मुश्किल काम होगा, ज़ाहिर है उतना उसके लिए ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी उसको सॉल्व करने के लिए। तो ये आप इनिशिएटिंग फ़ेज़ के अंदर जितना अच्छा ये सारी चीज़ें डिफ़ाइन कर देंगे उतना बेहतर होगा बाद में प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करना। और एंड पे इसके साथ है अटैचमेंट्स। अटैचमेंट्स का मतलब है कि जो भी हमने चीज़ें ऊपर डिस्कस की हैं, प्रॉब्लम, गोल, ऑब्जेक्टिव, सक्सेस क्राइटेरिया और उससे रिलेटेड assumptions, रिस्क और ऑब्स्टिकल्स, उनके डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस के वो कहाँ से आपने ये इशू देखा है। जैसे प्रॉब्लम स्टेटमेंट अगर है कि ट्रैफिक कंजेस्शन है, तो वो किसी डाटा की बेस पे होगी, तो वो डाटा जो है वो आपकी अटैचमेंट के अंदर आ जाएगा, क्योंकि वो डाटा बहुत डिटेल में होगा। तो ऑब्वियसली आप इस स्टेटमेंट के अंदर तो नहीं डालेंगे, तो आप अटैचमेंट के अंदर वो डॉक्यूमेंट्स लगा सकते हैं कि जो बताएंगे कि असल में प्रॉब्लम क्या है। इसी तरह हो सकता है कि कोई assumptions या रिस्क जो आपने कहीं किसी डॉक्यूमेंट से अखज़ किए हुए हैं वो आप अटैचमेंट की फॉर्म में लगा देंगे। तो ये है प्रोजेक्ट ओवरव्यू स्टेटमेंट, जो बेसिकली इनिशिएटिंग फेज़ का ब्रेक डाउन है। और ये यूज़ होता है टू गेट अप्रूवल्स फ्रॉम द हायर अथॉरिटीज़ के हम ये जो प्रोजेक्ट करने लगे हैं इसके अंदर क्या क्या फ़ायदे मिल सकते हैं और क्या क्या इसके अंदर मुश्किलात हैं। तो इसके लिए कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं जिनको
शॉर्ट फॉर्म में जो है वो स्मार्ट कैरेक्टरिस्टिक्स कहा जा सकता है कि जो भी आपके गोल्स ऑब्जेक्टिव्स हैं, यानी जो आप आउटकम हासिल करना चाहते हैं अपने प्रोजेक्ट से, वो स्मार्ट कैरेक्टरिस्टिक्स उनमें होने चाहिए। स्मार्ट का मतलब एस फॉर स्पेसिफिक, कि वो जो गोल्स या ऑब्जेक्टिव्स हैं, बेसिकली ज़्यादा डिटेल में क्योंकि स्पेसिफिक हो के हम ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं तो हम ऑब्जेक्टिव्स का ही जिक्र करेंगे कि वो स्पेसिफिक हों, उनका पता हो कि वो आप किस चीज़ को टारगेट कर रहे हैं और वो एग्जैक्टली क्या आउटकम देंगे। और दूसरी चीज़ है कि वो मेजरेबल हों, यानी कोई भी चीज़ आप ऐसी नहीं रख सकते कि जो आप मेजर ही नहीं कर सकते बाद में। जैसे आप कहें कि मसला हल हो जाएगा, ट्रैफिक कंजेशन का इशू सॉल्व हो जाएगा, तो आप उसको कैसे मेजर करेंगे कि सॉल्व हो गया? क्या वो परसेप्शन पर स्टडी कर रहे हैं कि लोग कहेंगे कि हाँ जी बड़ा मसला हल हो गया तो आप कहेंगे कि ये इशू सॉल्व हो गया? नहीं, आप उसके लिए कुछ ना कुछ मेजरेबल टूल्स रखेंगे कि पहले अगर एक गाड़ी वहाँ पे आती थी उसको इतनी देर इंतज़ार करना पड़ता था इस ख़ास टाइम पे या इस पीक टाइम पे, और जब बाद में ये हम प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट कर लेंगे तो उसके बाद उसको इतना टाइम कम हो जाएगा। तो फिर हम कहेंगे कि हम मेजर कर सकते हैं कि जो भी हमारा ऑब्जेक्टिव था वो मीट हो सकता है या नहीं। तो वो मेजरेबल होना चाहिए, वो ऐसे नहीं होना चाहिए कि बाद में आप उसको कहें कि अब हम इसको कैसे चेक करें कि वो ठीक है या नहीं। और दूसरा फिर तीसरा पॉइंट है कि वो असाइनेबल होना चाहिए, कि वो पता हो कि वो किसका ज़िम्मेदारी है। वो जो भी एक प्रॉब्लम है जिसको ऑब्जेक्टिव हमने रखा है कि सॉल्व करना है, वो किसको असाइन किया जाए, वो कोई कौन कर सकता है स्पेसिफ़िकली वो काम। और वो रियलिस्टिक होना चाहिए, वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो बिल्कुल वो अचीव ही ना हो सकता हो। वो ऐसा होना चाहिए कि जो चाहे किसी ख़ास मेहनत करके, हार्डवर्क से या ख़ास एफर्ट करके हो, लेकिन वो पॉसिबल होना चाहिए कि वो अचीव हो जाए। वो रियलिस्टिक होना चाहिए और वो टाइम रिलेटेड होना चाहिए कि जो भी है आप उसको एक ख़ास टाइम के अंदर पूरा कहीं ना कहीं उसको टाइम के साथ मैप कर सकें। ये नहीं होना चाहिए कि हाँ जी वो हो जाएगा लेकिन ये नहीं पता वो कब होगा। यानी एक ऑब्जेक्टिव है कि आपने ट्रैफिक कंजेशन को सॉल्व करना है, इतने परसेंट वो कम हो जाएगी, और जो भी एक किसी गाड़ी को रुकना पड़ता है इस ख़ास टाइम पे, वो उसका टाइम जो है वो इतने फ़ीसद कम हो जाएगा। लेकिन कब होगा वो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आपके ऑब्जेक्टिव ये बताएंगे कि वो कब तक ये काम हो जाएगा तो वो फिर ही एक अच्छी करेक्टरिस्टिक्स में आएगा कि वो ऑब्जेक्टिव को बाद में आप अचीव करता हुआ स्टडी कर सकते हैं कि वो अचीव हुआ या नहीं हुआ। तो यानी जो भी ऑब्जेक्टिव्स आप किसी प्रोजेक्ट के लिए रखते हैं वो स्मार्ट करेक्टरिस्टिक्स को पूरे करने चाहिए। अटैचमेंट के अंदर वही चीज़ें जो मैंने आपको पहले बताया था कि ये कुछ चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं कि नीड एनालिसिस, कि आपने कोई भी प्रोजेक्ट अगर इनिशिएट किया है और उसके लिए आपने प्रॉब्लम स्टेटमेंट बनाई है, तो हो सकता है कि आपने कुछ डाटा लिया हो, तो वो डाटा जो है वो नीड एनालिसिस को एक्सप्लेन कर रहा होगा कि आपको क्या ज़रूरत पड़ी है इस प्रोजेक्ट को इनिशिएट करने की। तो नीड एनालिसिस एक हो सकता है। रिसोर्स रिक्वायरमेंट एनालिसिस, कि आपने अगर वो प्रोजेक्ट करना है तो कौन कौन से रिसोर्सेज चाहिए, उसका एक एनालिसिस हो सकता है। ब्रेक इवन एनालिसिस, कि अगर आप उस प्रोजेक्ट को शुरू करते हैं तो उससे आने वाला रेवेन्यू कब तक आ जाएगा कि जब तक आपने जो भी खर्चा किया होगा इस प्रोजेक्ट पे वो खर्चा पूरा हो जाएगा और उसके बाद आप प्रॉफिट लेना शुरू कर सकते हैं। तो ये ब्रेक इवन एनालिसिस भी हो सकता है। फाइनेंशियल एनालिसिस हो सकता है जिसके अंदर सारी डिटेल में आ सकता है कि आपने इस प्रोजेक्ट के ऊपर कितना खर्चा करना है अंदाज़न, और क्या इसके अंदर से रेवेन्यू आपको वापस आएगा, कितना प्रॉफिट होगा, और जो भी फाइनेंशियल डिटेल्स हैं। ऑब्वियसली ये बहुत ज़्यादा डिटेल में शुरू के टाइम पे ज़रूरी नहीं कि वो बहुत ज़्यादा डिटेल में हों, लेकिन वो रियलिस्टिकली बता रही होंगी कि जो भी आपका प्रोजेक्ट है वो आपको फ़ायदा दे रहा है, या वो आप किसी वेलफेयर के लिए कर रहे हैं, या वो आप इसलिए कर रहे हैं कि आपने पब्लिक इंटरेस्ट के अंदर कोई इशू सॉल्व करना है। उसके अंदर से रेवेन्यू कितना आता है या नहीं आता वो एक सेकेंडरी इशू है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए कुछ बनाया गया है सिस्टम, चाहे वो आप एग्ज़ाम्पल ले लें मेट्रो की, हो सकता है कि उसके फाइनेंशियल एनालिसिस में ये लिखा गया हो कि वो
पब्लिक इंटरेस्ट के लिए बनाया जा रहा है और उसके ऊपर सब्सिडी रखी जाएगी और उसके अंदर से गवर्नमेंट जो है वो रेवेन्यू इतना एक्सपेक्ट नहीं कर रही। या हो सकता है इसके ऑपोजिट हो कि गवर्नमेंट ये सोच रही हो कि हम जब इसको लगाएंगे तो इसके अंदर से जब लोग ट्रैवल करेंगे तो वो हमें टिकट खरीदेंगे तो हमें रेवेन्यू जनरेट होगा। तो इन एनी केस फाइनेंशियल एनालिसिस इसका हो सकता है। फिर है बेनिफिट कॉस्ट एनालिसिस। बेनिफिट कॉस्ट एनालिसिस, बेनिफिट ओवर कॉस्ट आप इसको समझ सकते हैं कि आप कितनी कॉस्ट लगा रहे हैं और उसके बदले आपको कितना बेनिफिट मिल रहा है। तो ये भी फाइनेंशियल एनालिसिस की ही एक टाइप हो सकती है। और ये है बेनिफिट ओवर कॉस्ट का मतलब ये है कि हो सकता है कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे हों जिनके ऊपर कॉस्ट ज़्यादा है लेकिन बेनिफिट कम है, तो वो बेनिफिट कॉस्ट एनालिसिस के लिहाज से वो इतने अच्छे नहीं होंगे। लेकिन हो सकता है कि कुछ ऐसे हों जिसमें अंदर कॉस्ट कम है और आप बेनिफिट उतना ज़्यादा ले रहे हैं, तो वो B/C रेशियो जो है वो बेहतर हो सकती है उसके अंदर। तो बेनिफिट कॉस्ट एनालिसिस हो सकता है। अटैचमेंट में रिस्क एनालिसिस हो सकता है कि आपने जो भी प्रोजेक्ट इनिशिएट करने लगे हैं उसके क्या क्या रिस्क हैं और उसका एनालिसिस जो है वो आप अटैचमेंट्स में लगा सकते हैं। यानी कोई भी डॉक्यूमेंट्स जो आपके जो प्रोजेक्ट आप प्रपोज कर रहे हैं जिसके अंदर आपने प्रॉब्लम स्टेटमेंट रखी है, आपने गोल्स ऑब्जेक्टिव सेट किए हैं, आपने अपने सक्सेस क्राइटेरिया सेट किए हैं और आपने बताया उसके अंदर कि क्या रिस्क, क्या अजम्पशंस हैं, क्या रिस्क हैं, क्या ऑब्स्टिकल्स हैं, तो उनके लिए जो भी नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स हैं जिनकी कुछ एग्जांपल यहाँ पे मेंशन है वो आप अटैचमेंट्स में रखेंगे।